नमस्कार आप सभी को, एक बार आपका फिर से स्वागत हमारे एक और एपिसोड में। और देखिए, आज हम बहुत ख़ास बात करेंगे क्योंकि हमने ये देखा था कि दान करना बहुत आसान है अगर आप पे पैसा है तो। अगर आप पे संसाधन है तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं और ये बहुत ईजी भी रहता है। लेकिन अगर आप पे पैसा नहीं है और आप पे कोई संसाधन नहीं है, आपका कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, फिर भी आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करते हैं, आप अपना टाइम निकालते हैं, अपना करियर भी एक तरह से एक तरफ रख देते हैं, तो मैं तो मानता हूँ आई थिंक यही एक सही से हेल्प, तो अच्छी हेल्प तो यही मानते हैं, या फिर ये कहा जाए कि दया का भाव मान लीजिए कुछ, मैं तो इसी को मानता हूँ। तो आज हमारे बीच में ऐसे भाई हैं जो इन्हीं सब चीज़ों से जूझते हुए लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और आगे आप बहुत सारी बातें उनसे सुनेंगे कि कैसे उन्होंने शुरू किया इस काम को। और आई थिंक अब काफ़ी 3-4 साल से उस फील्ड में हैं और वो लोगों की हेल्प करते हैं। बच्चों की एजुकेशन में उन्होंने बहुत योगदान दे रहे हैं। बच्चों के एजुकेशन तो गलत कह रहा हूँ मैं, गरीब बच्चों के एजुकेशन में। एक तरफ वो जो असहाय जानवर हैं इनकी भी जितनी बन पड़ती है उतनी हेल्प करते हैं। गरीब लड़कियों की शादी करवाना, और बहुत छोटी सी उम्र है, यूँ कहूँ तो छोटा भाई है अपना एक तरह से। तो एक जज्बा, मैं तो सलाम करता हूँ इनके जज्बे को। रोहित जी, सलाम है आपके जज्बे को कि आप इस सिचुएशन में भी ऐसा कर पा रहे हैं। सो उन्हीं से सुनते हैं फ्रेंड्स सारी बातें, किस तरह उन्होंने इसमें आए हैं इस फील्ड में, और उनको क्या ऐसा मिल रहा है इसमें कि क्या चीज़ उनको मोटिवेट करती है कि वो सबसे लड़के इस काम को कर रहे हैं। सो आइए सुनते हैं वापस रोहित जी के। तो रोहित, आप थोड़ा बताएं अपने बारे में कि हाउ यू स्टार्टेड, बिकॉज जैसा कि मैं आपको जानता हूँ आप एक स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छे हम एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं आप, तो उसके बावजूद आपने कैसे डिसीजन लिया कि चलो ये इस तरह का कुछ काम करते हैं? ये सर अपना कोरोना लगा था 2020 में। तो उस टाइम हम कुछ फ्रेंड लोग ऐसे घूम रहे थे, तो हमने कुछ बच्चे देखे कच्ची बस्ती के, जो जैसे अपना कुछ कूड़ा बीनते हैं, बोतल बीनते हैं अपनी, उनको ले रहे थे। तो हमने उनसे बातचीत की जाके, मैंने कि अभी ऐसे क्या दिक्कत आ गई, तुम छोटी सी उम्र में ये काम कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि कोरोना लगने से उनकी जो घर की कंडीशन है थोड़ी ऐसी हो गई, ना खाने को प्रॉपर उनको मिल पा रहा था। और मैं इनकी बच्चों की उम्र थी, छोटी उम्र थी बच्चों की, जिस उम्र में उनको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए थी उस उम्र में वो काम कर रहे हैं, कूड़ा बीन रहे हैं। तो तब थोड़ा हमारे माइंड में एक चीज़ आई कि हम बच्चों के लिए फिलहाल जो कोरोना चल रहा है उस टाइम बच्चों को जैसे खाने की वजह से जूझ रहे हैं वो, तो उनकी उस चीज़ को पूर्ति की जाए। तो मेरा सबसे पहला प्रोग्राम 5 जून 2020 को हुआ था। उसमें हमने बच्चों के लिए बिस्किट, केले डिस्ट्रीब्यूट किए थे। उनसे फिर हम और आगे चले, हमने देखा चलो इनके लिए कर दिया। अब जानवर भी ऐसे हैं कि कोरोना टाइम में कोई घर से बाहर नहीं निकल पाया था, तो जो गौशाला में है उनको तो मिल जाता है प्रॉपरली, जो आवारा गाय हैं, पशु हैं, उनको कुछ नहीं मिल पाया था। तो हमने उनके लिए भी अलग से प्रोजेक्ट किया। उसमें हमने जगह जगह जो आवारा गाय हैं उनके पास जाकर जैसे चारा हुआ, सब्जियाँ हुई, अब बंदरों के लिए चना हुए, केले हुए, ये उनको खिलाए हमने। फिर हम लगातार काम करते रहे। तो 1 महीने 2 महीने बाद हमको लगा कि हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं, उनके परिवार को खाना खिला रहे हैं, तो एक तरीके से हम उनको डिपेंड कर रहे हैं खाने के प्रति। उनको ये ना लगे कि ये आएंगे तभी हम कुछ खाना खाएंगे। तो हम भी फिर हमने देखा था मैंने कि क्यों ना जो इनका मेन बेस है बच्चा है, अगर बच्चों को हम ऐसी शिक्षा दें जो बाद में थोड़ी इतनी शिक्षा हो, इतना समझदार हो जाए बच्चा, जो इज्जत से खाना खा सके बिना कोई दिक्कत के। तो फिर तब से हम पिछले 2 साल से अब बच्चों के लिए भरतपुर क्षेत्र में जगह जगह निःशुल्क शिक्षा चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने 200 से 300 बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं अब भी। और अब भी हमारी आगे भी यही है कि हम बच्चों जितना जुड़ सके बच्चे ऐसे हमसे, जिनको अपन शिक्षा दे सकें इस कार्य में। जी, तो सर इसमें जब आपने शुरू किया था तो हालांकि बहुत इजी नहीं होता ऐसे इन स्टेप्स को लेके आना ना, एनजीओ एक तरीके से आप रन कर रहे हैं। तो जब शुरू किया था तो आप तो अकेले ही होंगे इस माइंडसेट की जो कि तब ये कुछ करना है, लेकिन फिर आपने जब टीम बनाई तो वो कैसे आपने फाइंड आउट किए लोगों को, आपने कैसे लोगों को अपने साथ में लिया? क्योंकि लोगों ने तो बहुत ज़्यादा अपोज भी किया होगा। शुरू में सर मैंने काम किया था तो बहुत से लोगों ने मेरे को रोका भी था कि तुम इस लाइन में जा रहे हो। एनजीओ को आज के टाइम में लोग क्या है इस नज़रिए देखते हैं कि पैसे खाने के नज़रिए से, जबकि उनको ये नहीं पता कि कुछ लोग पैसे खाते हैं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में काम करना चाहते हैं। तो ऐसे जो एनजीओ पैसे खाती हैं
उनकी वजह से जो अच्छा काम कर रहा है बेचारा वो दब जाता है। जो आप वास्तव में काम करना चाह रहा है, मन से करना चाह रहा है, वो नहीं कर पाता उस काम को। बाकी लोगों को जोड़ा ऐसा कि जैसे अपन काम कर रहे हैं, पहला अकेला शुरुआत की थी मैंने, उसके साथ जैसे फिर मेरे दोस्त आए, उन्होंने देखा कि अच्छा काम कर रहे हैं उस समय, वो जुड़े। उनको देख के उनके माता पिता थोड़े अच्छे, थोड़ा लगा कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे, तो उनके माता पिता ने थोड़ी उनको क्या बोलते हैं एक तरीके से अप्रिशिएट किया, था उनको थोड़ा सपोर्ट किया उनको भी। तो जिससे हमारी टीम थोड़ी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आपको फंडिंग वगैरह का तो इशू अभी भी रहता होगा भाई। आप जब आप एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, है ना, वो भी फ्री दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं आप, तो कई सारे प्रोजेक्ट चलाते रहते हैं कि कपड़े बांटना है, टॉयज़ डिस्ट्रीब्यूट कराना है, तो इसमें फंडिंग का तो इशू आपको आता होगा, तो वो कैसे ओवरकम करते हैं फिर आप? फंडिंग का सर इशू क्या है, हम भी ऐसा नहीं है कि अच्छा कोई बैकग्राउंड हो अपना फैमिली का, मिडिल क्लास फैमिली के मैं भी हूँ, जो फिलहाल प्रेजेंट पे स्टूडेंट भी हूँ, और फिलहाल ट्यूशन लेता हूँ मैं कंप्यूटर का। तो जो मेरे को सैलरी मिलती है उसमें से 50% मैं अपने पेरेंट्स को देता हूँ, 50% मेरा ऐसा है जो इन बच्चों के लिए जाता है। ऐसी मेरी टीम के मेम्बर हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं, जितना उनसे हो पड़ता है, जितना उनसे बनता है, वो हमारी टीम के लिए कार्य करते हैं, जिससे अपना काम आगे चल सके। लेकिन सर देखा, मेरे को क्या लगता है कि लोगों को क्या लगता है कि एनजीओ में काम करेंगे तो एनजीओ में लोग पैसे को लेके ही मोटिव होता है कि अभी लगा रहे हैं, कुछ टाइम बाद अपन इससे पैसा कमाएंगे। लेकिन एनजीओ को स्टार्ट करना, जो आप बेसिक चीज़ें आप कर रहे हैं, फ्री में ज़्यादा की सेवा करना लोगों की, और 2-3 साल से लगातार कर रहे हैं, तो ये थॉट ही आना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये थॉट आपके दिमाग में कैसे आया था कि अपना एनजीओ चलाएंगे, लोगों को फ्री शिक्षा देंगे और लोगों की सेवा करेंगे? तो ये कैसे शुरू किया आपने? क्योंकि इस उम्र पर तो सर मुझे लगता नहीं कि कोई व्यक्ति ये चीज़ें सोच पाता है ना, क्योंकि खुद ही पॉकेट मनी खुद कर लें तो वो बहुत बड़ी बात होती है। एनजीओ को तो सर ऐसा है कि हमने जब काम किया था तो हमने अब भी पिछले 2 साल से हमारे माइंड में कुछ नहीं था एनजीओ के प्रति कि कुछ एनजीओ भी होती है इस कार्य में अपनी। जैसे आप जैसे सर हैं, उन्होंने कहा था कि जब तुम काम कर रहे हो तो क्यों ना इस कार्य को आप सरकार के अधीन होकर कार्य करें, जिससे आप कुछ जितना आप कर रहे हो उतना सरकार भी कुछ आपको दे सके, जिससे आप और जो इस लेवल काम कर रहे हो उसको और अच्छे लेवल पर कर सको आप। तो ऐसा अपने शुरू की थी। तो अभी कहाँ पे कहीं और भी प्रोजेक्ट आप कुछ लेके आने वाले हैं, या कोई और अभी नया प्रोजेक्ट आप चलाने वाले हैं? अभी सर अपने लास्ट मंथ में दिवाली के टाइम पे हमने एक प्रोजेक्ट किया था कपड़ा बैंक। उसके अंतर्गत हमने भरतपुर क्षेत्र में सबसे अपील की थी, दिवाली के समय में कुछ लोग कपड़े क्या करते हैं जो अनयूज होते हैं उनको फेंक देते हैं ऐसे ही आवारा। उनको क्या आवारा गाय हो, आपकी कुत्ते हुए, बिल्ली हुई, कोई भी खाता है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको नुकसान करती हैं, जिनसे उनकी डेथ हो जाती है। फिर हमने उनसे अपील की मैंने कि आप इनको फेंकने के बजाय आप हमारी टीम को दें, जिससे जिनको वास्तव में तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है जिनके पास, हम उनको इन कपड़ों तक पहुंचा सकें उन तक। तो पिछले महीने हमने कम से कम भरतपुर क्षेत्र के अंदर 2,500 से अधिक कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए भरतपुर क्षेत्र के अंदर। अभी क्या क्या आपको चैलेंजेस आ रहे हैं अभी जब आप काम कर रहे हैं फील्ड में, तो क्या क्या समस्याएं आपको आ रही हैं? समस्या सर सब आप देखो तो वैसे समस्या अपने पैसे की समस्या भी आती है सबसे पहले देखी जाए तो अपनी। ऐसा नहीं है कि घर के सपोर्ट करते हैं, घर के सपोर्ट इतना नहीं है कि जैसे किसी को लग रहा हो कि घर के सपोर्ट करते हैं अपने। उनको भी ये है कि पहले अपना बच्चा फ्यूचर सेट कर ले, अपना जॉब पकड़ ले अच्छे से, तब काम करे तो अच्छा है। पर हमारा जो मेन काम है, हमारी जो मेन मोटिव होता है वो होता है उन बच्चों का हंसता खिलता चेहरा। जब हम कुछ चीज़ बांटने जाते हैं, उनके लिए शिक्षा देते हैं, तो जो उन बच्चों का चेहरा उसमें होता है, उसके सामने हमको कुछ नहीं दिखता कि माता पिता हमको डांटेंगे, पीटेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिखता है हमको। उस टाइम बस हमारे सामने ये मोटिव होता है कि बच्चे की खुशी है सबसे बड़ी, और कोई खुशी नहीं है उसके सामने हमारी। अभी जो आप जैसे आप फ्री एजुकेशन कराते हैं तो उसमें स्कूल्स वगैरह भी आपने ओपन किए होंगे कोई? तो भी वो कहाँ आपने ओपन किए हैं, कैसे कराया वो सब चीज़ें आपने? जी सर, अब हमारी जो सबसे पहली शिक्षा शुरू हुई थी पाठशाला की, वो आपका रीको क्षेत्र के अंदर सपेरा बस्ती है, मदर टेरेसा कॉलेज के जस्ट सामने। वहाँ पे कुछ झोपड़पट्टियाँ हैं, वहाँ उनके लिए प्रॉपर इतना साधन नहीं मिल पा रहा है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे आप भले उनकी घर की आर्थिक कमी की वजह से मान लो, या फिर कुछ भी इस तरीके से मान लो आप, जिससे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहला कार्य हमने वही किया था, सबसे पहली पाठशाला हमारी वहीं विकसित हुई थी। उसमें हम कम से कम 50 से 60 बच्चों को क्लास दे रहे हैं वहाँ पे। उसमें उनके लिए जो भी नोटबुक है, बुक है, पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर, वाइट बोर्ड जो भी होता है वो हमारी जो समिति है, युवा सेवा समिति, वो उनको उपलब्ध कराती है। उसके अलावा अपनी क्लास, अपना बड़ा मोहल्ला है बासन गेट की तरफ, वहाँ है। एक क्लास आपकी राजस्थान के सिरोही ज़िले में चल रही है। अच्छा, भरतपुर से बाहर भी आप कर रहे हैं?
था कि जैसे आपने आप अकेले शुरुआत करी, लेकिन अभी आपके संग है ना बहुत बड़ी एक टीम है। आपसे भी जब बात हुई तो आप 10-15 लोगों की तो मेन टीम है आपकी, बाकी इंडिविजुअली लोग भी आपको सपोर्ट भी करते हैं। राजस्थान से बाहर भी आप है ना फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो वो टीम कैसे कनेक्ट हो रही है आपके साथ, उसकी वजह क्या है, कैसे शुरुआत करी अपनी टीम कनेक्ट करने की? वजह ये सर, सबसे पहले शुरुआत मैंने की थी अकेले ने। उसके बाद जैसे अपना फ्रेंड्स अकेला, अपने स्कूली फ्रेंड ने वो जुड़े। फिर जो हम लगातार जो प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए जो भी कुछ है अपना, हमने जो वहाँ से फ़ोटोज़ मिलते हैं अपने को, वो हमने फ़ोटोज़ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे आपका फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, हमने इन पर डाले, जिससे क्या लोग और जुड़ सकें। हमने लोगों से ये अपील की कि आप हमारा जितना हो सके उतना सहयोग दें इस कार्य में, जिससे हमारा जो कार्य है इसको हम और ऊँचे लेवल पर कर सकें। तो उससे क्या है, अपने भरतपुर क्षेत्र में जुड़े लोग, फिर भरतपुर से बाहर जुड़े। अरे सर, ये तो एक चीज़ तो और है कि जैसे जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो बहुत स्मूथ नहीं होती कोई भी चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं। वो भी ऐसी चीज़ें जब जहाँ पे फंडिंग का इशू आ रहा हो, तो वो तो स्मूथ हो ही नहीं सकता, है ना। तो जब आप ऐसा काम कर रहे होते तो लोग आपको कुछ भी कहीं भी कैसे भी बोल देते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा निराशा भी मिलती है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ में कि कभी ऐसा कुछ हुआ हो, या कभी ऐसा हुआ हो कि कभी आप किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाने गए और वही उसी ने मना कर दिया, नहीं हमारे बच्चे को मत पढ़ा? हुआ सर, शुरुआत में सर मैंने शुरुआत की थी, तब कुछ लोगों ने इस एनजीओ नाम से कहा था कि चलो तुम काम कर रहे हो। कुछ किसी ने इसको नाम दिया था राजनीति का, किसी ने नाम दिया था पैसा खाने का। आप जैसे बोल रहे हो, हम गए थे बस्ती में, हमने समझाया। पहले उनके माता पिता लग रहा था पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये लोग। फिर थोड़ा हमने जैसे समझाया उनको कि अगर आप चाहते हो आपका बच्चा आपकी इस तरह बेलदारी करके पैसा कमाए, या फिर कुछ खेल दिखा के पैसा कमाए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो कोई शिक्षा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका एक बच्चा इज्जत से पैसा कमाए, इज्जत की रोटी खाए वो, तो उसके लिए मेन ज़रूरी है आपकी शिक्षा। जब बच्चे को शिक्षा ही प्राप्त नहीं होगी तो उसको क्या पता चलेगा कि अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है। तो तब से थोड़ा क्या है, उनके माता पिता थोड़े उनको लगा कि हाँ ये बात सच है कि हमने जो अब तक किया वो हमारा जीवन था, पर हम नहीं चाहते कि जैसा हमने अपना जीवन व्यतीत किया है वो हमारे बच्चे भी करें। तो क्या वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं? सपोर्ट मतलब कि जैसे अगर आप उनको बोलते हैं कि इतने बजे आप क्लास चालू करेंगे, तो क्या वो सभी चीज़ें टाइम टेबल पे वो लोग भी उनके माँ बाप करवाते हैं आपके लिए? जी सर, शुरू में पहले दिक्कत आई थी सर, पर जैसे उनको समझ में आया कि शिक्षा के बड़ा सब, शिक्षा से बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। जब उनको लगा कि अपना शुरू से लेकर एंड तक सारा मेन काम शिक्षा के ऊपर डिपेंड है, तब से उनके माइंड में तो उनको लगा कि हाँ सही है। अब उनको हम अगर बोल देते हैं कि आपको 2 बजे पढ़ने आना है, तो भले ही वो कितना भी काम कर रहे हो, उनके पेरेंट्स बच्चों को भेज देते हैं 2 बजे। जैसे अब आप ये सब चीज़ें तो कही रहे हैं, लेकिन परिवार में भी तो बहुत इशूज़ आते होंगे आपको, पारिवारिक इशूज़ आते होंगे। फैमिली बोलती होंगी कि ये टाइम अभी आपको अपने कैरियर बनाने का है ना, कुछ अर्निंग करने के लिए है, कहाँ बिजी रहता है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते घर से? आते हैं सर। हर किसी के माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छी उपलब्धि पर जाए, अपना पहले जॉब सेट करे। ये काम तो करने के होते हैं। उनके माइंड में ये है कि आप जो काम करो अच्छा है, हम ये नहीं करें बुरा है आपका काम। पर इस काम को जब आप थोड़ा आप उस बलबूते तक खड़े हो जाओ कि हाँ आपकी कोई जॉब लग जाए, खुद की कुछ गवर्नमेंट आप एम्प्लॉय हो जाओ, तब करो, थोड़ा अच्छा होता है इसको। तो ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता हमको करते हैं कि नहीं करो आप, वो तो हमको पता होता है कि हम उनसे कैसे कैसे निकल के जाते हैं, उनसे बच के कैसे बोलते हैं सब अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तब जाके कार्य करते हैं अपना। तो सर जैसे अभी बैक ऑफ द कैमरा अपन बात भी कर रहे थे, तो आपने बोला कि कुछ लोगों की आप बच्चियों की आपने शादियाँ भी कराई हैं, लेकिन आपने ये भी बोला कि आपके पूरे एनजीओ में जितना जो आपकी जो टीम है जो एक्टिव है वो सब स्टूडेंट्स हैं, आपकी तरह ही हैं, सब स्टूडेंट्स हैं। पॉकेट मनी कुछ बचाते हैं उससे फिर वो चीज़ें करते हैं। लेकिन सर शादी जैसा एक काम को करना, तो उसमें पॉकेट मनी से कैसे पॉसिबल है? वो पॉकेट मनी कलेक्ट करके पूरी 2 बच्चियों की 3 बच्चियों जो आपने शादियाँ करी वो कैसे किया, कैसे पॉसिबल हुआ वो? पहला सर शुरुआत मैंने की थी। मेरे को देख के मेरे कुछ फ्रेंड वो आए, बॉयज़ भी आए, गर्ल्स भी आए। फिर हमने थोड़ा लोगों से अपील की थी, उनको समझाया कुछ। तो जैसे ऐसा नहीं है कि लोगों ने हेल्प नहीं की, लोगों ने भी हेल्प की थी हमारी। तो हमसे जितनी बन पड़ती थी, जितनी हो सकी, शादी कराई हमने उनकी। शादी संबंधित जो भी अपना सामान होता है आपका, शादी संबंधित, विवाह संबंधित, वो सारा हमने उनको दिया। अगर सर जैसे अब आपकी जो एनजीओ जो चल रही है उसमें लोग अगर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं या आपको हेल्प करने के लिए आपसे बात करना चाहें, फंड से सपोर्ट करना चाहें, फिजिकली सपोर्ट करना चाहें, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करें, कैसे आपको फंड के लिए आपको सपोर्ट करें? तो उसके लिए कोई माध्यम है? जी सर, अभी मेरी जो रजिस्टर्ड हुई थी टीम अभी, तो उस टाइम मेरी टीम का खाता खोला गया था युवा सेवा समिति के नाम से।
तो जो भी हमारी मतलब जो भी हमारी मदद करना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, सहायता करना चाहता है, वो हमारी ऐसे सहायता कर सकता है हमारे अकाउंट के माध्यम से। ओके, तो आपका एक एनजीओ का एक रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर है जिसमें हम उसको जो अकाउंट देके वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं ना। ये तो एनजीओ का अपन ने एक बात करी, लेकिन एनजीओ के अलावा भी आपका एक जीवन होगा, तो वो कैसे आप करते हैं भाई? लाइफ स्टाइल भी आप जीते होंगे, आप जीवन भी जी रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं, फैमिलीज भी हैं, आप एनजीओ भी करते हैं, तो ये कैसे, सब चीज़ों को मैनेज कैसे कर पाते होंगे फिर आप? जी सर, अब अभी मेरी ऐसा नहीं है कि अभी मेरी क्लास मतलब मेरी शिक्षा चालू हुई, मेरी अभी ग्रेजुएशन मेरी हो चुकी है। बाकी वैसे मैं अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें भी मेरी क्लास होती है कंप्यूटर की 4 से 5 घंटे की, उनको लेता हूँ मैं। उसके बाद फिर इनके लिए टाइम निकालता हूँ मैं, अपनी समिति के लिए टाइम, टीम के लिए ऐसे टाइम निकालना पड़ता है मेरे को। मैं क्या लगता है कि एनजीओ जो चला रहे हैं ना, एनजीओ को आजकल गवर्नमेंट ने भी बहुत सख्ताई भी करी थी। जब पिछले 2020 में और 2019 में भी कई बार नॉर्म्स भी आए थे कि 2019-20 में कि एनजीओ पे कई सारे छापे भी मारे गए और कई सारी एनजीओ बंद भी करी गई थी। ये सुना था मैंने, और ये पेपर में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें आई थी। क्यों? उसका रीज़न क्या बताया गया कि एनजीओ में लोग क्या है, वो पैसा बनाने का धंधा बना लिया था लोगों ने एनजीओ को। तो वही ऐसा तो नहीं कि आप भी एनजीओ जो चला रहे हैं वो उसका मोटिव आफ्टर 3 ईयर 5 ईयर यही हो? नहीं सर, हम तो सबसे ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते कभी कि आप हमको पैसा दो और हम काम करेंगे। हम तो जब भी वर्क करते हैं हम लोगों से बोलते हैं कि उल्टा आप चलिए हमारे साथ, जो काम जिस लेवल पर हम काम कर रहे हैं आप हमारे साथ चलिए, आप खुद देखिए वर्क को। अगर आपको वर्क अच्छा लगता है तो आप आगे हेल्प कीजिए हमारी। हमारे ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हमको पैसा कमाना है। नहीं, आपका नहीं है, लेकिन आपकी टीम में जैसे 15 लोग हैं, किसी एक का व्यक्ति का, किसी 1-2 लोगों का ऐसा मोटिव हुआ तो उसको वो सब चीज़ें, क्योंकि एनजीओ में तो ये तो आप मानते हैं कि एनजीओ में ये सब चीज़ें होती हैं, है ना? तो कई सारे एनजीओ इस चक्कर में बंद भी हुई हैं। तो अगर एनजीओ नहीं होगी तब भी आप करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? अगर एनजीओ नहीं भी होगी तो भी आप लोगों की सपोर्ट आप करते ही रहेंगे? करेंगे सर। अभी मैं पिछले 3 साल से काम, मैंने बताया था अभी आपको, पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ मैं प्रॉपरली। 3 साल में मैंने भी पिछले 2 साल से बिना कुछ एनजीओ बनाए, ना मैंने कुछ नाम दिया था एनजीओ का कि मुझे एनजीओ बनानी है, 2 साल मैंने वैसी सेवा की थी। तो एनजीओ का आइडिया क्यों आया आपको? जैसे आप तो लोगों की सेवा कर रहे थे फ्री में, है ना? और पहले चीज़ तो ये सेवा करना ही बहुत बड़ी बात है आप जो कर रहे थे, क्योंकि लोगों को सेवा करना तो पसंद है, लेकिन उस समय जिस समय आपके पास फंडिंग ना हो, उस समय आप लोगों के बारे में, पशुओं के बारे में, समाज के बारे में सोच पाएँ, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है रोहित। क्योंकि जब पैसा नहीं होता तो लोगों को लगता है कि, लोगों को ये खुद को लगता है कि पहले मैं अपने लिए कर लूँ, देन आफ्टर दैट अपन किसी और के लिए सोच पाएंगे, है ना? लेकिन जब आपने शुरू किया, आपने जैसा बोला कि आपके दिमाग में था कि कुछ लोगों के लिए करना है आफ्टर कोरोना, आपने कुछ चीज़ें देखी तो, लेकिन कुछ लोग हमने और भी देखे जो शुरू तो करते हैं लेकिन कंटिन्यू किया तो वो उस माइंडसेट से नहीं कर पाते। क्या वजह लगती है? क्योंकि एनजीओ तो बहुत सारी ओपन होती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सेवा के लिए बाहर दिखते हैं, है ना? फंडिंग कलेक्ट करते हुए दिख जाते हैं हमें कि साहब हम फलानी एनजीओ चलाते हैं ना, उसके लिए कुछ फंडिंग आप करा दो। नहीं सर, ऐसा हमारा कुछ वो नहीं है कि हम जैसे किसी के पास जाएं कि साहब हमारी हेल्प कीजिए। वो हम तो अपना काम पे विश्वास रखते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि जो कर्म है वही सबसे बड़ा धर्म है अपना। अगर आप सेवा करोगे, ये आप यही सोच के मत करो सेवा कि मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ तो मुझे इसकी कुछ मेवा मिलेगा, कुछ फ़ायदा मिलेगा मेरे को, कुछ पैसे मिलेंगे। अगर आप फ्री माइंड से सेवा करोगे, ओनली अगर आप उन बच्चों की खुशी देखोगे, तो आपको उसके सामने कुछ याद नहीं आएगा कि कुछ पैसा है इसमें या कुछ और ही बेनिफिट है इसमें। मैं तो अभी ये बोलता हूँ, चलो अब मेरी एनजीओ रजिस्टर्ड हो गई, मेरा तो बिल्कुल माइंड में भी कुछ नहीं था कि एनजीओ कुछ ऐसी होती भी है। जैसे आप सर हैं, ऐसे और भी सर, कुछ भाई बंधु, उन्होंने वो मिले थे मेरे को, उन्होंने मेरे से एक ही बात कही थी कि जब आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो तो इसको क्यों ना आप सरकार के द्वारा कार्य करो। भाई अभी आप काम कर रहे हो, अभी आप कर रहे हो छोटे लेवल पे, अगर अपन सोचेंगे चलो इतने छोटे पे करें, तो ऐसा नहीं है कि भरतपुर के अलावा और भी राजस्थान में बहुत ज़िले हैं, इंडिया में है और जगह ऐसी जहाँ पे वास्तव में बच्चों के लिए प्रॉपर्ली शिक्षा नहीं मिल पा रही है, या उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, या उनके तन पे ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो मान लीजिए जब आप इस काम को इस छोटी उम्र में इतना छोटे तरीके से कर रहे हो, अगर आप टीम को रजिस्टर्ड करा लोगे, इससे ये क्या है कि आप जहाँ चाहो वहाँ ये कार्य कर सकते हो, ना आपको कोई रोकने वाला मिलेगा, ना कोई आपको कोई टोकने वाला मिलेगा। तो उस वजह से हमारी ये कोई मुहिम नहीं है कि हमारी टीम रजिस्टर्ड हुई है तो हम ये करें। कल को अगर टीम एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं होती, हमारा वर्क तब भी बराबर होता। मतलब आपको इसमें सुकून मिलता है, ये कहना चाह रहे हैं ना? आपको सुकून मिलता है इसलिए करते हैं।
तो इसमें रोहित, जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने 2000, 2500, 3000 के आसपास अपने लोगों को कपड़े भी बांटे, तो कपड़ों के लिए फंडिंग करते हैं कैसे? वो वाला कैंपेनिंग आप कैसे कराते हैं? जैसे जो आप अभी बोल रहे टॉयज़ के कैंपेनिंग आप चलाने वाले हैं, तो वो लोगों से आप कैसे बात करते हैं, उसके लिए क्या कराते हैं? हम सर, अब जैसे आप मैंने बताया था कि वो कपड़े वाले में हमने ये किया था कि हमने सबसे ये अपील की थी, देखिए आपके घर में कपड़े होंगे, आप मान लो छोटे हो गए वो, या फिर आपको पसंद नहीं है वो, तो हम लोग क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं उनको या फिर पैसे डाल देते हैं उनको, जबकि कपड़े सही हैं बिल्कुल वो आपके। तो हमने यही अपील की थी भरतपुर क्षेत्र के अंदर सभी से कि जो आपके कपड़े सही हैं पर आपके लिए वो अनयूज़ हैं, आप उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमको दो। आप एक तो आप हो जो आपकी बॉडी पे पूरे कपड़े हैं, एक बच्चे वो हैं जिन पे तन ढकने के लिए भी ये कपड़ा नहीं है। तो हमने उनसे ऐसी अपील की कि जिन कपड़ों को आप अनुपयोगी समझ रहे हो, हम उनको उपयोग में ला सकते हैं इन बच्चों के प्रति। ऐसी जैसे अभी आप बोल रहे हैं टॉय बैंक, अभी हमारा शुरू होने वाला है टॉय बैंक, खिलौना बैंक एक तरीके से। उसमें आप ये मान लो कि हम स्कूलों से अपील करते हैं, जो प्ले स्कूल होते हैं, या फिर और भी हो जैसे बड़े बड़े जैसे अपने बिजनेसमैन होते हैं, तो कुछ टॉय भी ऐसे होते हैं जो अपने लिए अनयूज के होते हैं। हम हमारा टॉय देने का ये वो नहीं है कोई मुहिम कि हम बच्चों को टॉय दें, बच्चे खेलें, शिक्षा भूल जाएं। हम टॉय भी बच्चों को ऐसे देते हैं जो शिक्षा से संबंधित हों। जैसे आज के टाइम में छोटे बच्चे होते हैं, टॉय ऐसे आते हैं, अल्फ़ाबेटिक आते हैं, न्यूमेरिक आते हैं अपने, जिससे क्या है बच्चा खेल के साथ साथ उसको शिक्षा के प्रति थोड़ी जागरूकता हो उसमें, कि चलो मैं पढ़ूंगा। वो बच्चा खेलते खेलने में पढ़ना सीखता है उसमें, कि चलो ये टॉय ऐसा है, इसमें अल्फ़ाबेट हैं, तो वो जानेगा कि अल्फ़ाबेट में टोटल वर्ड कितने हैं, उन्हीं के माध्यम से, खेल के माध्यम से। तो अब जैसे आप ये टॉयज़ वाला जो आप बैंक, जो टॉय बैंक जो शुरू करेंगे, तो इसमें जैसे आप स्कूल को आप एक टारगेट रखते हैं कि एक स्कूल से अपन बात कर सकते हैं, है ना? तो घर में भी किसी से पर्सनली, जैसे कुछ लोगों को वैसे भी जानते होंगे, तो वहाँ पर आप लोग खुद जाते हैं, विजिट करते हैं या कैसे करते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कवर करना होता है आप लोगों को, है ना? तो या मतलब जैसे टॉयज़ मिल गए आपको, तो टॉयज़ किसी स्कूल वाले ने बोल दिया कि ठीक है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, किसी घर के व्यक्ति ने बोल दिया, आपके पड़ोस में बोल दिया कि हम तो आप वहाँ से कैसे कलेक्ट कराते हैं? आप लोग खुद जाके कलेक्ट करते हैं या फिर वो खुद आपको देने आते हैं? कहीं कोई जगह है जहाँ पे देने की? जी सर, अभी फ़िलहाल जगह हमारी ब्रजनगर भरतपुर में है। उसमें क्या है, कुछ ऐसे हैं जो हमको खुद दे के जाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि कुछ आ नहीं पाते हैं, तो हम या हमारी टीम जाके उनसे कलेक्ट करती है खिलौने। तो एक्चुअली पॉडकास्ट को शूट आपके संग इसलिए करने का मन भी था हमारा, क्योंकि आप जैसे जो यूथ में जो लड़के हैं ना 22 साल 23 साल की उम्र पे, हालांकि पहले तो इस लेवल पर ध्यान जाता नहीं, यानी लोग फॉर्म भरने में और जॉब की तरफ मूव कर जाते हैं। तो अच्छी बात ये थी कि हमें तो ये अच्छा लगा कि आप इतनी कम उम्र में लोगों की सपोर्ट कर पा रहे हैं, है ना, असहाय जानवरों की सपोर्ट कर पा रहे हैं। और तो हम तो लोगों से भी ये कहेंगे कि अगर आपके आसपास कोई, अगर ऐसी कोई टीम है जो आपके आसपास काम कर रही है, तो उनको सपोर्ट करें, उनके लिए कोई व्यवधान पैदा ना करें, है ना। कई बार हमें लगता है कि ना ये एनजीओ वाले आए हैं तो फंड लेके चले जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी कि कौन रियल है और कौन फेक है। और जैसे रोहित ने बताया कि ब्रजनगर में ये इनका खुद का ऑफिस है ना, तो वहाँ पे भी आप अगर चाहें तो सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप टॉयज़ के माध्यम से कर सकते हैं, क्लोथ्स के माध्यम से कर सकते हैं, है ना। कुछ फंडिंग के लिए आपको एक रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर भी है आपके पास में। और ये चीज़ें अगर हम कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है ना। नहीं कर पाते हैं तो लेकिन किसी को बुरा भला तो ना कहें कम से कम, है ना। तो रोहित, अगर कुछ बोलना चाहें तो लास्ट में कुछ बोल दीजिए लोगों के लिए, सपोर्ट के लिए। मैं तो बस भरतपुर क्षेत्र के सभी निवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हों जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, या जैसे उनकी घर की आर्थिक स्थिति खराब है, मतलब एक तरीके से वो अपनी स्कूली शिक्षा खत्म कर चुके हैं, तो आप ऐसे बच्चों को आप हमसे संपर्क करें, जिससे हम उन बच्चों को उचित शिक्षा दे सकें। तो आपके पास तो पूरी टीम है एजुकेशन के लिए ना, पढ़ाने के लिए भी पूरी टीम है, तो ये बहुत बढ़िया है कि आप पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं साथ साथ में। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगले पॉडकास्ट में हम दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।